नमस्ते देवियों और सज्जानों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे खेल की जो हर भारतीय दिल के करीब है, बैडमिंटन। ये शटलकॉक और रैकेट का खेल कितना सरल और कितना रोमांचक है ना। पर क्या आप जानते हैं इसकी जड़ें, इसका इतिहास कितना पुराना है? कुछ लोग कहते हैं कि इसका जन्म हुआ प्राचीन ग्रीस, चाइना और यहां तक कि अपने भारत में। वहां शटलकॉक से मिलते जुलते खेल खेले जाते थे जिसे हम बैटलडोर और शटलकॉक के नाम से भी जानते हैं। यह खेल तो सदियों से लोगों को लुभा रहा है, उनकी फुर्ती, उनकी नजार और उनके दिमाग की परीक्षा लेता आया है। सोचने वाली बात है, ये मामूली सी चिड़िया हवा में कैसे नाचती है और कैसे ये खेल लोगों को एक साथ लाता है। तो फिर ये मॉडर्न बैडमिंटन कैसे बना? इसका श्रेय जाता है ब्रिटिश इंडिया को। जी हां, आपने सही सुना। 19वीं सेंचुरी के मध्य में पुणे शहर में, जिसे तब पूना कहा जाता था, ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर्स ने इस खेल को एक नया रूप दिया। उन्होंने बचचोन के बैटलडोर और शटलकॉक के खेल में एक नेट जोड़ दिया और कुछ नियम बनाए। वे इसे पूना के नाम से पुकारते थे, अपने गैरिसन टाउन के नाम पर। यह उनके लिए मनोरंजन और फिटनेस का एक बेहतरीन जरिया बन गया था, खास करके उन दिनों जब एंटरटेनमेंट के साधन आज जितने नहीं हुआ करते थे। यही वो शुरुआत थी, वो बीज था जिसे आज का ग्लोबल बैडमिंटन का वृक्ष उगा है, जिसकी शाखें दुनिया भर में फैली हुई है। और फिर यह पूना खेल समुंदर पार कर इंग्लैंड पहुंचा, उन्हीं ब्रिटिश ऑफिसर्स के साथ जो अपनी पोस्टिंग के बाद वापस अपने देश लौट रहे थे। कहा जाता है कि 1873 में तो इंग्लैंड में नामकरण होने के बाद बैडमिंटन ने फिर से भारत की जमीन पर अपने कदम और मजबूती से जमाए। इस बार ये एक ज्यादा फॉर्मल, एक ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड रूप में वापस आया, देश के अलग अलग हिस्सों में, खास करके उन शहरों में जहां ब्रिटिश लोगों की अच्छी खासी मौजूदगी थी, जैसे कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। बैडमिंटन क्लब्स खुलने लगे और इसकी सबसे बड़ी खूबी यह थी कि यह खेल सरल था। इसके लिए ज्यादा सामान की जरूरत नहीं थी, बस एक रैकेट, एक शटलकॉक और थोड़ी सी जगह। इस वजह से ये आम भारतीय लोगों तक भी पहुंचा और उनके बीच भी तेजी से लोकप्रिय होने लगा। अब यह सिर्फ अंग्रेज अफसरों का खेल नहीं रह गया था, बल्कि हर कोई इसका आनंद ले सकता था। तो भारत में बैडमिंटन के विकास के लिए 1934 में बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी बे की स्थापना हुई। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था, एक मील का पठार साबित हुआ। इस संस्था ने बैडमिंटन को गवर्न करने, प्रमोट करने और नए टैलेंट को खोजने का जिम्मा उठाया। इसी बे ने 1936 से सीनियर नेशनल चैंपियनशिप्स का आयोजन शुरू किया। यह एक ऐसा मंच बना जहां देश के बेहतरीन खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकते थे और करते भी रहे। ये चैंपियनशिप्स आज भी बैडमिंटन कैलेंडर का एक अहम हिस्सा है। तो हम बात कर रहे थे सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप्स की। यह प्रतियोगिता, जैसे कि हमने पहले भी कहा, भारतीय बैडमिंटन की रीढ़ की हड्डी रही है, उसकी जान रही है। इसकी शुरुआत 1936 में हुई और तब से लेकर आज तक नेशनल चैंपियन का खिताब जीतना हर भारतीय खिलाड़ी का एक सपना होता है, एक बहुत बड़ा सम्मान होता है। यह वो मंच है जहां घरेलू स्टार पर बेहतरीन खिलाड़ियों के बीच टक्कर होती है, नए चैंपियंस उभार कर सामने आते हैं और पुराने चैंपियंस अपनी बादशाहत कायम रखते हैं। फिर आया एक ऐसा दौर, एक ऐसा खिलाड़ी जिसने भारतीय बैडमिंटन का इतिहास ही बदल कर रख दिया, उसमें एक नया अध्याय जोड़ दिया। हम बात कर रहे हैं प्रकाश पादुकोणे जी की। साल था 1980, जगह थी इंग्लैंड और प्रतियोगिता थी दुनिया की सबसे प्रेस्टिजियस बैडमिंटन टूर्नामेंट, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप्स। और वहां प्रकाश पादुकोणे ने विजय का परचम लहराया, एक भारतीय बैडमिंटन के मेका में चैंपियन बना। यह एक ऐसा लम्हा था जिसने पूरे देश को गर्व से भर दिया, हर भारतीय का सिर ऊंचा कर दिया। पादुकोणे's डिसिप्लिन, उनकी डेडिकेशन और उनका मेथोडिकल खेल, इसने भारत में बैडमिंटन को एक नए स्टार पर पहुंचा दिया। लोग इसे अब एक सीरियस प्रोफेशनल स्पोर्ट के रूप में देखने लगे और बच्चों ने उन्हें अपना हीरो मान लिया। प्रकाश पादुकोणे जी ने जो मशाल जलाई थी, उस आगे बढ़ाने का काम किया पुनेरा गोपीचंद जी ने। साल 2000 में एक बार फिर ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप और एक बार फिर एक भारतीय चैंपियन पुनेरा गोपीचंद। यह एक और सुनहरा मौका था बैडमिंटन इतिहास में, एक और मौका जश्न मनाने का। लेकिन गोपीचंद जी का मुकाम सिर्फ एक खिलाड़ी के तौर पर ही नहीं था। अपनी परंपरा के बाद उन्होंने हैदराबाद में गोपीचंद बैडमिंटन अकादमी की स्थापना की और ये अकादमी
जिन्होंने 2012 लंदन ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर बच्चा बैडमिंटन में भारत का पहला ओलंपिक मेडल, फिर आई पीवी सिंधु, जिन्होंने 2016 रियो ओलंपिक्स में सिल्वर और 2022 ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज जीतकर देश का नाम बढ़ाया, और फिर भारत की महिला बालरची ने ओलंपिक मेडल जीता। उनके अलावा किरण सिंह जो लक्ष्य सेन, टाटा बेसबॉल से फिर सूरज वगैरह और चिरंजीवी की जोड़ी से बैडमिंटन को ऊंचाई तक ले जाया। ये लड़कियां भी कमाल कर रही हैं और देश को उन पर नाज है। और अब हम आते हैं एक ऐसे पल पर जो शायद हर भारतीय बैडमिंटन प्रेमी के लिए एक सपने के सच होने जैसा था। एक ऐसा लम्हा जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। साल 2022 जागा थी बैंकॉक। टीम इंडिया ने थॉमस कप जीत लिया। जी हां, 73 साल के इतिहास में पहली बार। यह एक ऐतिहासिक जीत थी जिसने पूरे विश्व को चौंका दिया। दुनिया की मजबूत टीम्स को हराकर यह खिताब हासिल करना, यह भारतीय बैडमिंटन की बढ़ती ताकत और गहराई का सबूत था। यह सिर्फ एक या दो स्टार खिलाड़ियों की जीत नहीं थी, यह एक टीम एफर्ट था। सालों की मेहनत, डेडिकेशन और प्लेयर्स, कोचेस और पूरे सपोर्ट सिस्टम की एक कलेक्टिव योगदान का नतीजा था। पूरा देश झूम उठा था उस दिन, हर घर में जश्न का माहौल था। आज की तारीख में 2025 में भारतीय खिलाड़ी दुनिया के बेहतरीन प्लेयर्स में गिने जाते हैं, चाहे वो सिंगल्स हो या डबल्स। वे BWF वर्ल्ड टूर में नियमित रूप से भाग लेते हैं, बड़े बड़े टाइटल्स जीतते हैं और चाइना, इंडोनेशिया, मलेशिया, डेनमार्क जैसे ट्रेडिशनल पावर हाउसेस के टॉप खिलाड़ियों को कड़ी टक्कर देते हैं। हमारे प्लेयर्स की वर्ल्ड रैंकिंग्स भी काफी ऊंची रहती हैं। अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन अरेनास में जब तिरंगा लहराता है तो हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। हमारे खिलाड़ी अपने स्किल, अपनी फुर्ती और अपने फाइटिंग स्पिरिट के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं। यह हम सबके लिए बड़े गर्व की बात है ना, कि हमारे देश के नौजवान इतना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय स्टार पर मिली इस सफलता ने देश में ग्रासरूट्स लेवल पर भी बैडमिंटन में लोगों की दिलचस्पी को और बढ़ा दिया है। आजकल ज्यादा से ज्यादा बच्चे अपने हीरोज जैसे सेना, सिंधु, श्रीकांत, सत्विक चिराग से प्रेरित होकर बैडमिंटन खेलने लगे हैं।